नमस्कार मेरी प्यारी लॉयल फैमिली, मैं हूं मिस्टर एक्स और उम्मीद करता हूं कि अपने सभी फैमिली मेंबर्स एकदम बढ़िया से होंगे। तो आज की जो स्टोरी है वह यूपी के सहारनपुर की है। वहां का एक परिवार था जो बहुत ही खुशहाल परिवार था, लेकिन कई बार कुछ इंसानों की गलत नीयत की वजह से पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। और जो लोग इन काला जादू जैसी चीजों को एकदम नॉर्मल समझते हैं, उनको बता दूं कि यह बहुत भयानक चीज होती है। लोग केवल कुछ चंद पल की खुशी के लिए यह भी नहीं सोचते कि हम कितना बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। और ऐसा ही कुछ कदम उठाया था इस घर की रहने वाली एक शख्स ने। अब उस शख्स की जिंदगी तो खराब हुई जैसे हुई, साथ में उस परिवार के अंदर भी बहुत बड़े मतभेद हो सकते थे। तंत्र मंत्र और टोने टोटके जैसी चीज आपको इतना बर्बाद कर सकती है कि आप जीवन में इससे कभी उबर ही नहीं सकते। आप जिंदगी में कितना ही काम कर लो, कितने ही मेहनत कर लो, लेकिन अगर यह चीज आपके जीवन में पीछे पड़ी हुई है तो आप कभी फल फूल नहीं सकते। तो जो भी साथी ऐसे हैं जो पहली बार मुझसे स्टोरी सुन रहे हैं और पहली बार अपने चैनल पर आए हैं, तो हमारे इसी हॉरर फैमिली का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। ये कहानी है एक मध्यम वर्गीय परिवार की, जिसमें पुरुषोत्तम नाम का एक व्यक्ति, उनकी पत्नी, उनके दो पुत्र गणेश और गोपाल रहते थे। वे लोग सहारनपुर के रहने वाले थे और गणेश अपने पिता के साथ सैनिटरी की दुकान पर काम करता था, जबकि गोपाल अभी कॉलेज में था। छोटा सा परिवार था, आय भी ठीक ठाक थी और जिंदगी बहुत ही अच्छी खासी चल रही थी। अब गणेश एक बड़ा जिम्मेदार व्यक्ति था, जबकि गोपाल थोड़ा सा चंचल मिजाज का व्यक्ति था। उसकी उम्र महज 20 वर्ष थी। अब घर में छोटा था तो सबका लाडला भी था, खास तौर पर अपने बड़े भाई गणेश का। अब नई नई जवानी की उम्र थी, घूमना फिरना, लड़कियों से दोस्ती करना गोपाल का शौक था। जब वह अपने कॉलेज के लास्ट ईयर में था, तब उसकी जूनियर क्लास में एक नई एडमिशन लड़की आई, जिसका नाम था रोशनी। देखने में वो बेहद खूबसूरत थी और जब उसने अपना पहला कदम कॉलेज में रखा तभी गोपाल की नजर उस पर गई थी और गोपाल तभी से उसे पसंद करने लगा था। गोपाल ने रोशनी से बातचीत शुरू की, मिलना जुलना बढ़ा, फिर उसने अपने दिल की बात भी कर ली। रोशनी को भी गोपाल पसंद आ गया था। दोनों का प्यार परवान चढ़ा और फिर दोनों ने शादी का फैसला किया। गोपाल का कॉलेज खत्म हो चुका था, वह एक मिल में मैनेजर की पोस्ट पर नौकरी भी करने लगा था। अब वह शादी के लिए तैयार था, लेकिन उसके सामने एक दिक्कत थी कि उसके बड़े भाई की शादी नहीं हुई थी। अब ऐसे में उसकी शादी को देर हो रही थी। उधर रोशनी के रिश्ते आने शुरू हो गए। अब गोपाल को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, और रोशनी भी शादी के लिए दबाव बना रही थी। एक दिन गोपाल ने हिम्मत करे घर वालों के सामने अपनी बात रखनी चाहिए। सब लोग रात का खाना खा रहे थे, लेकिन गोपाल कुछ अजीब ढंग से ही खा रहा था। हर बाइट के साथ एक घूंट पानी पीता और बार बार चम्मच को प्लेट मारता। घर वाले उसकी इस हरकत को नोट कर रहे थे। फिर उसकी माँ ने उसे टोक ही दिया, गोपाल क्या हुआ, आज बड़े बेचैन लग रहे हो, या खाना अच्छा नहीं लग रहा? अब गोपाल हड़बड़ा कर बोला, नहीं नहीं नहीं, तो खाना अच्छा है, वो मैं कुछ कहना चाह रहा था। माँ ने कहा, हाँ तो बोलना बेटा, क्या हुआ? गोपाल शांत हो गया। गणेश समझ गया कि गोपाल के मन में क्या चल रहा है। उसने गोपाल के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बता गोपाल, क्या बात है, लड़की का मामला है क्या? अब गोपाल ने सिर हिला दिया और फिर पूरा मामला बताया। गोपाल के माता पिता ने अभी उसकी शादी को मना कर दिया। वह मायूस हो गया, लेकिन गणेश गोपाल को बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने जिद की कि समाज चाहे जो कहे, मुझे मेरे भाई की खुशी ज्यादा प्यारी है। लोग यही कहेंगे ना कि बड़े भाई की शादी अभी क्यों नहीं हुई, तो कह देना कि उसे कोई लड़की पसंद ही नहीं आ रही। गणेश के कहने पर घर वाले भी मान जाते हैं और पूरे रीति रिवाज के साथ गोपाल और रोशनी की शादी हो जाती है। अब शादी की पहली रात रोशनी अपने कमरे में गोपाल का इंतजार कर रही थी। सुबह के 4 बज चुके थे, लेकिन गोपाल का कुछ पता नहीं था। वह अकेली बैठी थी। बाहर से चहलकदमी की आवाज आना भी बंद हो गई थी। उसने खिड़की से बाहर झांका, तब उसकी नजर गणेश पर पड़ी, जो गोपाल से भी अधिक जवान और सुंदर लग रहा था। रोशनी उसे देखते ही रह गई। तभी झट से दरवाजा खुला। रोशनी उछल गई, पीछे मुड़ी तो गोपाल खड़ा था। अब रोशनी के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। गोपाल हंसते हुए बोला, अरे रोशनी, क्या हुआ, चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? रोशनी हकलाती हुए बोली, नहीं नहीं कुछ नहीं, बस अचानक आ गए ना।
गोपाल ने कहा, अचानक? अरे ये हमारा ही कमरा है, इसमें अचानक क्या आना? अब इतनी रात को मैं नहीं तो क्या मेरा भाई आएगा तुम्हारे पास? ये कहकर के गोपाल थोड़ा सा हंस दिया। अब रोशनी की आंखें चौड़ी हो गई। उसने दोबारा खिड़की में देखा। उसके चेहरे पर गुस्सा छा गया और वह गुस्से से बेड पर लेट गई। गोपाल समझ गया कि रोशनी को उसका मजाक बुरा लगा है, इसलिए वह उसे मनाने लगा। अब ऐसे ही करके धीरे धीरे दिन बीतने लगे। रोशनी को घर में सब पसंद करते थे। आखिर एक लड़की से ही तो घर चहकता है। अब जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, वैसे वैसे रोशनी को यह पता चल रहा था कि इस घर में गणेश की कितनी वैल्यू है। सारा कारोबार उसी के हाथ में है, जबकि गोपाल केवल एक छोटी सी नौकरी करता है। वह अपने भाई के मुकाबले आधे का आधा भी नहीं कमाता। वहीं दूसरी ओर गणेश गोपाल से ज्यादा सभ्य और सुंदर भी था। अब गोपाल की आदत हर वक्त मजाक करने की थी और अब रोशनी उन मजाकों को पसंद नहीं करती थी। मानो कहीं ना कहीं गोपाल अभी भी अपने पिछले जीवन में ही था। कहने को तो वह बड़ा हो गया था, उसकी शादी हो गई थी और कमाने भी लगा था, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर एक बचपन आज भी मौजूद था। वहीं दूसरी ओर रोशनी एक जिम्मेदार व्यक्ति को चाहने लगी थी और वह था गणेश। उसके मन में हमेशा यही ख्याल आता था कि काश उसका पति गोपाल ना होकर के गणेश होता, लेकिन अब वह क्या ही कर सकती थी। रोशनी गोपाल से ज्यादा गणेश का ध्यान रखती थी। समय पर उसका खाना, पानी, कपड़े, सब कुछ। रोशनी हर चीज का ध्यान रखती थी। उसे जब भी मौका मिलता तब वह गणेश के आसपास ही रहा करती थी। ऐसे ही करके धीरे धीरे समय और बीता। फिर गणेश की शादी की बात चलने लगी और ये सुनकर के रोशनी घबरा गई। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी कोई चीज छीनी जा रही है। उसने जैसे तैसे करके शुरू के एक दो रिश्ते तो खत्म करवा दिए, लेकिन हर बार रिश्तों को खत्म करवाना इतना आसान काम नहीं था। एक जगह से तो रिश्ता पूरी तरह से पक्का हो गया और सगाई की तारीख भी तय हो गई, लेकिन वह दिन रोशनी के लिए सबसे बुरा दिन था। उस रात वह पूरी रात रोती रही और उसने फैसला किया कि नहीं, वह गणेश को किसी और का नहीं होने देगी। हालांकि अभी भी गणेश उसका नहीं था, लेकिन अब गणेश को पाने की चाहत उसकी बढ़ चुकी थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। और फिर एक दिन अखबार में उसने एक तांत्रिक का ऐड देखा। और ये एड्स आप अमूमन देखते होंगे कहीं पर दीवारों पर, कोई ऑटो के अंदर, किसी बस के अंदर। तो उसने भी अखबार में एक ऐसा ही ऐड देखा जिसमें इस प्रकार की चीजें लिखी हुई थी। तांत्रिक कालकेश महाराज, सिद्ध तंत्र मंत्र एवं गूढ़ साधना विशेषज्ञ, प्रेम विवाह में बाधा दूर, शत्रु बाधा निवारण, ग्रह दोष एवं पितृ दोष शांति, व्यापार एवं नौकरी संबंधी समस्याओं का समाधान, भूत प्रेत एवं नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति, वशीकरण, मोहन एवं आकर्षण साधना, खोई हुई वस्तु या व्यक्ति की जानकारी। जहां विज्ञान हार मान ले वहां तंत्र का आरंभ होता है। समय प्रातः 8 बजे से साय 8 बजे तक। स्थान प्राचीन शिव मंदिर के पास। और एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। नीचे एक फोन नंबर भी लिखा हुआ था कि हम घर बैठे भी काम करते हैं। यह पढ़ने के बाद रोशनी के दिमाग में जादू टोने का आइडिया आया। रोशनी ने चुपके से अखबार में लिखे नंबर पर कॉल किया। अब उधर से एक भारी आवाज आई। पहले तो रोशनी का दिल कांप रहा था, लेकिन उसके दिल में गणेश छाया हुआ था, इसलिए उसने हिम्मत करके अपनी चाहत बता दी। अब रोशनी की समस्या सुनकर उस तांत्रिक ने फोन पर एक क्रिया विधि बताई जिससे गणेश रोशनी का हो सकता है। अब रोशनी ने वो पूरी क्रिया विधि बड़े ध्यान से सुनी और उसी रात उस विधि को करने का फैसला किया। उस रात रोशनी सबके सोने का इंतजार करती रही। रात का लगभग 1 बज गया था जब रोशनी को इस बात की तसल्ली हुई कि सब सो चुके हैं। अब उस तांत्रिक विधि के लिए रोशनी को गणेश की फोटो, उसकी जन्म तिथि और माँ के नाम की आवश्यकता थी और रोशनी ये सब कुछ जानती थी। वह रसोई घर और पूजा घर से कुछ सामग्री उठाकर छत पर चली गई। उसने छत का गेट अच्छी तरह से लॉक कर दिया। अब रोशनी छत के एक कोने में बैठ गई। जमीन पर एक ओढ़नी बिछाई, उस पर पीतल का दीपक जला दिया। फिर गणेश की फोटो पर 8 मीटर लंबा काला धागा लपेटा। हर लपेट पर वह मंत्र पढ़ रही थी जो उस तांत्रिक ने उसे फोन पर बताए थे और एक गांठ भी लगा रही थी। आखिरी की गांठ को दीपक की लो से हल्का सा जला दिया और फिर कुछ ऐसे शैतानी वाक्यों का प्रयोग किया जिन्हें मैं आपके सामने नहीं बता सकता, क्योंकि YouTube की कुछ गाइडलाइंस के ये खिलाफ हो जा सकता है। अब उन मंत्रों या उन वाक्यों को कहने के बाद अचानक गांठों से धुआं निकलने लगा। रोशनी घबरा उठी, लेकिन उसने विधि नहीं रोकी।
कुछ देर इंतजार करने के बाद गणेश की आधी फोटो को दीपक की लो के साथ जला दिया। आधी फोटो और धागे के जलने के बाद में रोशनी ने जल्दी से आग बुझाई और धागे को फोटो से अलग कर लिया। रोशनी ने अपने दुपट्टे में बंधी 3 लौंग निकाली और उसे दीपक में डाल दिया। साथ ही साथ वह किसी मंत्र का प्रयोग भी कर रही थी। अब दीपक में डालते ही वो लौंग चटर पटर की आवाज के साथ जलने लगी। रोशनी घबरा कर उठ खड़ी हुई और फिर कुछ ही देर में दीपक की लो बुझ गई और वो आवाज भी आना बंद हो गई। रोशनी ने गहरी सांस ली और सारा सामान समेटा। रोशनी सावधानी के साथ सीधी अपने जेठ गणेश के कमरे में गई। गणेश गहरी नींद में सोया हुआ था। रोशनी ने कुछ देर गणेश को निहारा और फिर उस काले धागे को 7 बार गणेश के ऊपर से उतारा, जैसे कि नजर उतारते हैं। अब रोशनी उस धागे को रखने के लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढने लगी, क्योंकि उस धागे को गणेश के कमरे में ही रखना था। और तभी गणेश करवट लेता है। रोशनी घबरा जाती है। उसे डर था कि कहीं उसका काम पूरा होने से पहले गणेश की आंख न खुल जाए। वह जल्दबाजी में उस धागे को गणेश के गद्दे के नीचे रख देती है और दरवाजे की तरफ आती है, लेकिन तभी उसे एक आहट सुनाई देती है, तेज सांस लेने की आहट। रोशनी पीछे पलटकर देख लेती है, जबकि फोन पर उसे बताया गया था कि धागे को रखने के बाद पलट करके नहीं देखना है। और जैसे ही वह पलट करके देखती है तो उसे गणेश के सिरहाने एक काला लंबा सा साया खड़ा हुआ नजर आता है। उसके आसपास हल्की पीली रोशनी भी चमक रही थी। उस साये को देखकर रोशनी घबरा जाती है और उसके कदम लड़खड़ाने लगते हैं। वह बिना देरी किए जल्दी से कमरे से बाहर भागती है और अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन पूरी रात उसे नींद नहीं आती। वो बस यही सोच रही थी कि उसका जादू टोना काम करेगा या नहीं। अगली सुबह जब गणेश उठता है तो उसे अपने कमरे में अजीब सी बदबू आती है। उसे समझ में नहीं आता कि वो बदबू कहाँ से आ रही है, लेकिन फिलहाल वो तैयार होकर अपने काम पर चला जाता है। और शाम को जब अपने कमरे में वापस होता है तो उसे फिर से वही बदबू आने लगती है। ऐसा लगता है जैसे कोई चूहा मर गया हो और अब सड़ रहा हो। और वह उसी शाम अपनी माँ से कहता है, माँ मेरे कमरे की सफाई करवा देना, बहुत गंदी बदबू आ रही है। और यह बात रोशनी सुन लेती है और घबरा जाती है। उसे डर था कि कहीं सफाई करने पर किसी को वह धागा ना मिल जाए, इसलिए वो तुरंत कहती है, गणेश जी मैं आपके कमरे की सफाई कर दूंगी। देखो अब तो रात हो गई है, कल जब आप चले जाओगे तो मैं पीछे से सफाई कर दूंगी। अब सब लोग अपने अपने कमरों में सोने चले जाते हैं। गणेश भी लेटा हुआ था। उसने अपनी नाक पर चादर ढक रखी थी, क्योंकि दुर्गंध असहनीय थी। उसे ठीक से नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वह बाहर हॉल में सोने का फैसला करता है। लेकिन जैसे ही वो अपने बिस्तर से उठता है उसे दरवाजे के पास एक परछाई नजर आती है, एक इंसान की परछाई। गणेश अपनी आंखें चौड़ी करके उस परछाई को देखता है। वो ये देखना चाहता था कि कहीं उसकी आंखों का कोई धोखा तो नहीं है, लेकिन नहीं, वो एक परछाई थी जो ठीक दरवाजे के आगे खड़ी थी। गणेश के माथे पर पसीना आने लगता है। वह धीरे धीरे दरवाजे के करीब बढ़ता है और मन में सोचता है, इतनी रात को कौन जाग रहा होगा। बस इतना सोचकर वह दरवाजा खोलता है तो उसे कोई नजर नहीं आता। वो इधर उधर झांकता है तो भी उसे कोई नजर नहीं आता। लेकिन वो जैसे ही वापस कमरे की तरफ मुड़ता है, अचानक उसे एक परछाई का धोखा होता है। वो पलटकर देखता है तो दरवाजे पर ही जमीन पर एक परछाई बन रही थी, जो गणेश की नहीं थी। और वह परछाई स्थिर थी, यानी जमीन पर स्थिर रूप से टिकी हुई थी। गणेश कुछ कदम पीछे हटा। उसने सोचा शायद ये परछाई भी उसके साथ पीछे हटेगी, लेकिन नहीं, वो परछाई अपनी जगह पर ही खड़ी रही। जमीन से धीरे धीरे धुआं उठने लगा। गणेश घबरा गया और उसने झट से अपना दरवाजा बंद किया और चुपचाप बिस्तर पर लेट गया। उसे काफी देर तक नींद नहीं आई। वो बार बार यही सोच रहा था कि अभी उसने बाहर क्या देखा था। वह बेचैन हो रहा था और सोच रहा था कि उसे दोबारा उठ करके देखना चाहिए या नहीं। लेकिन आखिर में वो साहस से काम लेता है और दोबारा दरवाजे पर जाता है। अब वहां कोई परछाई नहीं थी। गणेश चैन की सांस लेता है और सो जाता है। अगली सुबह गणेश नहा धोकर के तैयार हो रहा था। वो आईने के सामने खड़ा था कि तभी उसकी नजर ड्रेसिंग टेबल पर रखे बालों के गुच्छे पर गई, जो आपस में बुरी तरह उलझे हुए थे और उन पर धूल भी लगी हुई थी। अब गणेश बालों के उस गुच्छे को देख करके चिढ़ गया
वह गुस्से में बड़बड़ाया, ये सब क्या है? किसने मेरी ड्रेसिंग पर गंदगी कर दी? अब गणेश ने गुस्से में बालों का गुच्छा उठाया और उसे डस्टबिन में फेंक दिया, और फिर जैसे ही अपना हाथ देखा तो अपने हाथों पर खून लगा हुआ पाया। गणेश हैरान रह गया। वो घबरा कर कभी अपने हाथ को देखता तो कभी डस्टबिन को। गणेश ने डस्टबिन खोला तो देखा कि डस्टबिन में बालों के गुच्छे थे ही नहीं। गणेश को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वह फिर बड़बड़ाया, अरे ये क्या? वो गुच्छा कहाँ गया? अभी तो मैंने डस्टबिन में फेंका था, और ये खून, मेरे हाथ में ये खून कैसा? गणेश घबरा करके बाथरूम में गया और उसने अपना हाथ धोया। अब गणेश की एक नजर आईने पर गई, जहां उसने अपने चेहरे पर कई सारे काले धब्बों को पाया। ये देख करके गणेश पूरी तरह से घबरा गया और भयंकर चिल्ला उठा। वो अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को ढकने लगा और चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर तुरंत उसकी माँ अंदर आई। क्या हुआ गणेश? क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? अपनी माँ की आवाज सुनकर के गणेश ने अपनी गर्दन घुमाई। उसने एक टक अपनी माँ को देखा और दोबारा आईने में देखा। वो बताने ही वाला था कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन उससे पहले ही सब कुछ एकदम नॉर्मल हो गया। वो हकलाते हुए कहने लगा, माँ माँ माँ। गणेश की माँ ने कहा, क्या मामा लगा रखा है? अरे क्या हुआ? चिल्ला क्यों रहा है? गणेश बार बार अपने चेहरे पर हाथ फेरने लगा। वो हैरानी से आईने को देख रहा था। गणेश की माँ ने फिर कहा, अरे बोलता क्यों नहीं है? क्या हुआ? चिल्ला क्यों रहा था? गणेश से घबराते हुए बाहर आया। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ क्या तुम्हें मेरा चेहरा साफ नजर आ रहा है? मेरा मतलब है जैसा मेरा चेहरा है वैसा ही दिख रहा है ना? कोई दाग या धब्बे दिखाई दे रहे हैं? गणेश की माँ ने कहा, हाँ बिल्कुल साफ है, हमेशा की तरह एकदम चमकदार। क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? अब गणेश बोला, लेकिन माँ अभी कुछ देर पहले मैंने अपना चेहरा अजीब सा देखा, जैसे कि बहुत सारे दाग धब्बे मेरे चेहरे पर हैं। पता नहीं माँ कैसा अजीब सा चेहरा हो गया था। गणेश के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी, और गणेश गोपाल के जैसा भी नहीं था कि हमेशा हंसी मजाक करता। वो एक समझदार और उभरे हुए व्यक्तित्व का व्यक्ति था। गणेश की माँ जानती थी कि गणेश यूं ही कोई बात नहीं बना रहा होगा। वह पूछती है, क्या हुआ? तू परेशान लग रहा है। तू ये कैसी बातें कर रहा है? तेरा चेहरा तो बिल्कुल ठीक है, कोई परेशानी है तो मुझे बताना। अब गणेश अपनी माँ को परेशान होता देखता है तो उसे अच्छा नहीं लगता। वह बात को खत्म करते हुए कहता है, कुछ नहीं माँ, शायद ये थकान की वजह से मुझे ऐसा लगा। बाथरूम का शीशा भी साफ करना पड़ेगा। आप जाओ, मेरा नाश्ता तैयार करो, मैं अभी आता हूँ। अब गणेश और उसके माँ अपने काम में लग जाते हैं, लेकिन गणेश के दिमाग से वे घटनाएं निकलती नहीं है। वह अपनी शॉप पर चला जाता है और अपने काम में व्यस्त हो जाता है, लेकिन वह दिन उसके लिए काफी अजीब था। वहीं दूसरी ओर रोशनी का दिन बिल्कुल सामान्य बीत जाता है। उसके दिल में बस एक ही प्रार्थना चल रही थी कि किसी भी तरह गणेश उसका दीवाना हो जाए और आने वाले हर रिश्ते को मना करने लगे। उस रात सभी लोग चैन सुकून की नींद सो गए थे, सिवाय गणेश के। उसके दिमाग में अभी भी सुबह की घटनाएं सिलसिलेवार तरीके से चल रही थी। रोशनी भी जागी हुई थी। अचानक रोशनी को दरवाजे पर किसी की दस्तक सुनाई देती है। वो समय देखती है तो घड़ी में 12 बज रहे थे। वो मन ही मन बोली, इस समय कौन होगा? माँ बाबा तो अब तक सो जाते हैं। अब रोशनी उठकर दरवाजा खोलती है, लेकिन वहां पर कोई नहीं होता। रोशनी को अजीब लगता है, लेकिन तभी उसकी नजर उसके कमरे के सामने वाले कमरे, जो कि गणेश का था, उस पर जाती है। गणेश के कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था और रोशनी अपने कमरे में वापस आ ही रही थी, लेकिन गणेश के कमरे का दरवाजा खुला देखा। वो रुक जाती है और उसके कदम धीरे धीरे गणेश के कमरे की तरफ जाने लगते हैं, और वह ना चाहते हुए भी कमरे में झांक लेती है। वो देखती है कि गणेश करवट से सोया हुआ है और उसके सिरहाने एक काले रंग की परछाई बैठी हुई है। उसका हाथ गणेश के सिर पर ही है, और ये देखकर रोशनी की चीख निकलने ही वाली थी, लेकिन वो जैसे तैसे करके खुद को काबू करती है और तुरंत पीछे हट जाती है। लेकिन उसके कदमों की आहट उस काले साये के कानों में चली जाती है। वो साया तुरंत खड़ा हो जाता है और दरवाजे की ओर आता है, लेकिन तब तक रोशनी अपने कमरे में आ चुकी थी। लेकिन वो साया वहां नहीं रुकता, वह भी रोशनी के पीछे पीछे आता है और उसके कमरे में चला जाता है। रोशनी कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है और पीछे पलट करके नहीं देखती। वह सीधी अपने बिस्तर पर चल देती है
और वो साया एक सूक्ष्म रूप में किसी बिंदी की भांति जमीन पर चलता हुआ रोशनी के सिरहाने आकर के रुक जाता है। रोशनी कसकर के अपनी आंखें बंद करती है, लेकिन उसकी आंखों के सामने गणेश और वो साया बार बार नजर आ रहा था। वो घबरा कर बार बार अपनी आंखें खोलती है और बंद कर देती है। रोशनी अब बेचैन हो चुकी थी और तभी उसके कानों में पेड़ों के पत्ते हिलने की आवाज आती है। वह एक बार फिर घबरा करके उठती है। उसकी नजर खिड़की पर जाती है तो बाहर खड़े पेड़ हिल रहे थे। रोशनी खिड़की के पर्दे बंद करने के लिए खड़ी होती है और जैसे ही खिड़की पर पहुंचती है तो उसे पेड़ से लटकता हुआ वहीं काला साया दिखाई देता है। उसकी आकृति तो थी, लेकिन कोई नैन नक्श नहीं थे। रोशनी की सांसें तेज चलने लगती है। वो समझ जाती है कि यह जो कुछ भी है पारलौकिक है। रोशनी जल्दी से खिड़की का पर्दा बंद करती है और पलट जाती है। अगले पल वो काला साया रोशनी के सामने खड़ा था और उस पल रोशनी अपने आप पर काबू नहीं कर पाती और उसकी चीख निकल जाती है। वह इतना जोर से चिल्लाई थी कि उसके कमरे से बाहर भी उसकी चीख चली जाती है। गोपाल की आंख तुरंत खुल गई थी और वह उठते ही अपने बराबर में देखता है, लेकिन वहां पर तो रोशनी थी ही नहीं। उसकी नजर खिड़की के पास जाती है जहां पर रोशनी जमीन पर बेहोश पड़ी थी। गोपाल घबरा करके उठता है, रोशनी को संभालता है। इतने में ही घर के अन्य सदस्य भी गोपाल के कमरे में आ जाते हैं। रोशनी बेहोश हो चुकी थी और होश में नहीं आ रही थी। आनंद फानन में उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है और कुछ घंटे के बाद वह होश में आ जाती है। होश में आते ही उसकी नजर सीधे सीलिंग पर जाती है जहां उसे काले रंग का धुआं उड़ते हुए दिखाई देता है। वो उसे धुएं को लगातार देखती रहती है, जबकि उसकी सास उसके बराबर में ही बैठी थी। जब वह रोशनी की आंखों को देखती है तो तुरंत रोशनी से बात करने की कोशिश करती है। रोशनी, बेटा रोशनी। लेकिन रोशनी कोई जवाब नहीं देती। रोशनी की सास भी ऊपर देखती है, लेकिन केवल पंखा चलता हुआ दिखाई देता है। अब रोशनी को ऐसे खोया हुआ देख करके उसकी सास ने रोशनी का कंधा पकड़ करके हिलाया और जोर से कहा, अरे रोशनी बेटा। ऐसा करते ही रोशनी घबरा गई और अपनी आंखें झिलमिलाने लगी। उसकी सास भी थोड़ा सा घबरा गई और खड़े होकर उसका सिर सहलाने लगी। कुछ नहीं बेटा, मैं हूं तुम्हारी माँ। क्या हुआ, ऊपर क्या देख रही हो? अब रोशनी ने हकलाते हुए कहा, ऊपर ऊपर कुछ है। रोशनी ने फिर ऊपर देखा, तभी गोपाल वहां आ गया और बात खत्म हो गई। अब दोपहर तक रोशनी की हालत काफी ठीक हो गई थी, इसलिए उसके घर वाले उसे घर पे ले आए। रोशनी कमरे में आराम कर रही थी और तभी उसे आवाज आई, रोशनी खाना खा लो। अब रोशनी की आंखें बंद थी। उसे ऐसा लगा जैसे गोपाल ने उसे आवाज दी है। रोशनी ने आंखें खोलते हुए कहा, अभी मन नहीं है। लेकिन फिर जैसे ही दरवाजे की तरफ देखा तो पाया उसका दरवाजा तो बंद है। अब रोशनी सहम के बैठ गई और मन में सोचने लगी, अरे कमरे में कौन आया, मुझे खाने को कौन बोला, बल्कि दरवाजा तो बंद है। लेकिन एक बार फिर उसके कानों में आवाज आती है, रोशनी यह लो, खाना खा लो। रोशनी ने ध्यान से सुना तो उसे यह आवाज उसकी ड्रेसिंग टेबल से आ रही थी। हाँ, ड्रेसिंग टेबल से ही। रोशनी उठ करके आईने के सामने गई। उसे अपना ही अक्स दिखाई दे रहा था। जो कपड़े उसने पहन रखे थे वही कपड़े शीशे में भी दिखाई दे रहे थे। बस शीशे में खड़ी रोशनी के हाथ में एक थाल थी और उस थाल के अंदर मांस के कुछ टुकड़े रखे हुए थे। अब रोशनी ने जैसे ही ये देखा वह बुरी तरह से घबरा गई और चिल्लाने लगी। वह अपने बाल पकड़कर चिल्ला रही थी, चीख रही थी, लेकिन आईने में खड़ी रोशनी मुस्कुरा रही थी और उसके हाथ में अभी भी थाल थी और वह बार बार यही कह रही थी, रोशनी खाना खा लो, लो रोशनी खाना खा लो। अब रोशनी इतनी ज्यादा घबरा गई थी कि उसे यह भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे शायद इस आईने के सामने से हट जाना चाहिए। लेकिन तभी कमरे में गोपाल और उसकी माँ आ जाते हैं। वे रोशनी को बुरी तरह चिल्लाते हुए देखते हैं और अचानक सब कुछ सामान्य हो जाता है और आईने में भी रोशनी चिल्लाती हुई नजर आती है। यानी वो जो आईने में जो सूरत दिख रही थी वो गायब हो जाती है। गोपाल और उसकी सास उसे संभालते हैं और चिल्लाने का कारण पूछते हैं। तब रोशनी अपने साथ हुई घटना के बारे में बताती है। रोशनी की सास कहती है, रोशनी क्या ये सब सच है? रोशनी ने कहा, हाँ माँ, मैं सच कह रही हूँ। मुझे अस्पताल में भी कुछ नजर आ रहा था और मेरे साथ कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। अब रोशनी की सास इन सब बातों में भी विश्वास करती थी। वह पुराने ख्यालात वाली औरत थी, इसलिए अपनी बहू की बात से इनकार नहीं करती है।
वह रोशनी से कहती है, तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और गोपाल से भी कहती है, तू बहू के साथ ही रहना। अब गोपाल रोशनी के साथ ही था ताकि रोशनी को फिर से कुछ उल्टा सीधा दिखाई ना दे। शाम का समय था, सभी लोग साथ बैठ कर के खाना खाते हैं और गोपाल रोशनी को लेकर के कमरे में चला जाता है। रोशनी को अभी भी अपने साथ हुई घटना याद आ रही थी और वह कुछ खोई खोई सी लग रही थी। गोपाल उसे थोड़ी देर समझाता है कि देखो, अब इसमें सोचने जैसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम डरो मत। वैसे भी माँ ने कहा है कि कल गुरुजी से मिलकर के इसका कुछ निवारण निकाल लेगी। वहीं दूसरी ओर गोपाल की माँ, गणेश और गोपाल के पिताजी बैठक में बैठे रोशनी की बताई हुई घटना के बारे में ही जिक्र कर रहे थे। अब सब कुछ सुनने के बाद गणेश भी कहता है, माँ, मुझे भी लग रहा है कि घर में कुछ तो गड़बड़ है। मैंने अपने कमरे में सुबह बालों का गुच्छा देखा और फिर जब उसे डस्टबिन में डाला तो अपने हाथ पर खून देखा और यह सब कुछ नॉर्मल तो नहीं लगता। हालांकि देखो, मुझे इन सब बातों में विश्वास तो नहीं है, लेकिन रोशनी के साथ होती घटना को हमें जुटला भी नहीं सकते। वह भला झूठ क्यों बोलेगी? आप कल कैसे भी करके गुरुजी से संपर्क जरूर करना। अब गणेश की बात सुनने के बाद उनकी माँ और भी ज्यादा घबरा जाती है कि घर के दो व्यक्तियों के साथ इस तरह की घटनाएं हुई हैं। खैर, जैसे तैसे करके उनकी रात कट जाती है और वह सुबह होते ही पास के आश्रम में जाती है, जहां पर सत्यनारायण नाम के गुरु रहा करते थे। वह उनसे मिलकर के अपनी बहू और अपने बेटे की सब बात बताती है, जिस पर गुरु सत्यनारायण कहते हैं कि वह 3 दिन बाद उनके घर पर आएंगे और तब बताएंगे कि आखिर वहां पर क्या चल रहा है। अब इन 3 दिनों में रोशनी को हर वक्त दहशत लगती थी। गोपाल उसके साथ तो था, लेकिन कभी कभी उसे गोपाल से ही डर लगने लगता था और वो ये फीलिंग किसी को बता भी नहीं पा रही थी। उधर गणेश को हर वक्त अपने कमरे से बदबू आ रही थी और इसलिए उसने अपने कमरे में जाना ही छोड़ दिया था। लेकिन जब वह दूसरी जगह पर जाकर लेटने लगा तो उसे वहां से भी बदबू आने लगी। उसने इस बारे में अपनी माँ से कहा, लेकिन घर में किसी और सदस्य को वह बदबू नहीं आती थी, केवल गणेश को ही आती थी। इसलिए यह भी पता चल रहा था कि शायद गणेश के साथ भी कुछ गड़बड़ हो रही है। अब फिलहाल में जैसे तैसे करके घर वाले 3 दिन काट लेते हैं और चौथे दिन सत्यनारायण जी अपने एक साथी के साथ गणेश के घर पर आते हैं। अब घर में आते ही उन्हें पहले तो सब कुछ सामान्य लगता है। वह घर के सदस्यों से अलग अलग बात करते हैं, लेकिन फिर रोशनी और गणेश की बात सुनकर के उन्हें अजीब भी लगता है। वह घर के बने मंदिर में जाते हैं। वहां पर पहले से ही एक दीपक जल रहा था। सत्यनारायण जी उस दीपक को बुझा देते हैं और बाती को निकाल करके अलग रख देते हैं और फिर वह अपने थैले से अभिमंत्रित बाती निकालते हैं और उसे तेल में डुबोकर दीपक में जलाते हैं और कुछ देर तक जलने के बाद वह बाती फट की आवाज के साथ बुझ जाती है। सत्यनारायण जी समझ जाते हैं कि रोशनी और गणेश सही कह रहे हैं, इस घर में कुछ तो है। और फिर वह घर के अलग अलग कमरों में जाकर के देखते हैं। सबसे पहले वह रोशनी के सास ससुर के कमरे में जाते हैं। वहां उन्हें कुछ भी महसूस नहीं होता। फिर वह गोपाल और रोशनी के कमरे में जाते हैं। उन्हें वहां पर एक नकारात्मक शक्ति महसूस होती है, लेकिन वो उस शक्ति को खोज नहीं पाते। वह अपने हाथ में नींबू को गोल गोल घुमाते हैं और उस पर कुछ मंत्र पढ़कर जमीन पर लुढ़का देते हैं। वो नींबू बस गोल गोल घूमता ही रह जाता है, लेकिन किसी दिशा में रुकता नहीं है। और गुरुजी यह प्रक्रिया कई बार करते हैं, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकलता। लेकिन यह बात सही थी कि रोशनी सच कह रही है। फिर गुरुजी गणेश के कमरे में जाते हैं। गणेश के कमरे में जाते ही उन्हें तेज दुर्गंध आने लगती है। वो तुरंत अपना अंगोछा नाक पर रख लेते हैं। उसके बाद वही प्रक्रिया अपनाते हैं जो रोशनी के कमरे के लिए अपनाई थी। नींबू को हाथ में रगड़कर जमीन पर छोड़ देते हैं और वह नींबू बेड के एक कोने पर जाकर के रुक जाता है। सत्यनारायण जी यह प्रक्रिया लगभग 3 बार करते हैं और हर बार नींबू बेड के एक कोने पर जा रुकता था। सत्यनारायण जी बिस्तर को अच्छी तरह चेक करते हैं और जैसे ही वह गद्दा उठा करके देखते हैं तो उन्हें नीचे एक काले रंग का धागा दिखाई देता है और वह दुर्गंध उसी से आ रही थी। सत्यनारायण जी अपने हाथ पर विभूति लगाते हैं और उस धागे को उठाकर एक थैली में रख देते हैं। अब वह अपनी आंखें बंद करते हैं और यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि यह धागा यहाँ कब रखा गया था। उन्हें पता चलता है कि ये लगभग 7 दिन पहले ये धागा यहाँ पर रखा गया था। सत्यनारायण जी बाहर आते हैं और पूछते हैं, आपके घर में पिछले 7 दिनों में कौन कौन आया था, या फिर 7 दिन से 1 दिन पहले कौन आया था? घर के सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं। रोशनी की सास कहती है,
पिछले 1 महीने से हमारे यहाँ कोई आया गया नहीं है। हाँ, 15 दिन पहले गणेश के लिए एक व्यक्ति रिश्ता लेकर के आए थे। गुरुजी पूछते हैं, क्या वह गणेश के कमरे में भी गए थे? गणेश की माँ बताती है, नहीं, वह बैठक में ही बैठे रहे, कमरे में नहीं गए थे। क्यों, क्या हुआ गुरुजी? अब सत्यनारायण जी कहते हैं, तुम्हारे घर में यह जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सब कुछ गणेश के कमरे से ही शुरू हुआ है। गणेश हैरानी से कहता है, क्या, मेरे कमरे से? क्या मतलब है आपका? अबे गुरुजी वह काला धागा दिखाते हुए कहते हैं, ये देखो, यह मुझे तुम्हारे कमरे से मिला है और यह कोई साधारण धागा नहीं है। यह काले जादू का एक तंत्र है। इसे तुम्हारे कमरे में रखा गया है। अब यह तुम खुद तो नहीं रखोगे, जाहिर है किसी दूसरे व्यक्ति ने ही यह धागा रखा है। अब तुम्हारे कमरे में कौन गया था, याद करने की कोशिश करो। गणेश घबरा जाता है और वह दिमाग पर जोर डालते हुए कहता है, मेरे कमरे में तो बस मेरे परिवार के लोग ही आते जाते हैं और बाहर का तो कोई व्यक्ति नहीं आया। मेरे यार दोस्त भी आते हैं तो वो भी बैठक में ही बैठते हैं। भला मेरे कमरे में यह सब कौन रखेगा? सत्यनारायण जी कहते हैं, तो क्या यह तुम्हारे घर वालों में से ही किसी का काम है? तभी गणेश की माँ कहती है, गुरुजी ये क्या कह रहे हैं आप? घर वाले मतलब हम सब लोगों में से? सत्यनारायण जी कहते हैं, क्योंकि इस धागे को 7 से 8 दिन पहले ही गणेश के कमरे में रखा गया है और आप लोग कह रहे हैं कि बाहर का कोई नहीं आया, तो जाहिर सी बात है आप लोगों में से ही कोई होगा। यह सुनकर के सभी के चेहरे का रंग उड़ जाता है और खासतौर पर रोशनी के चेहरे का। वह अपनी नजर नीचे करके रखती है, जबकि घरवाले सभी एक दूसरे को देख रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर उनके घर में ऐसा कौन कर सकता है। अचानक गणेश की माँ के मन में रोशनी का ही ख्याल आता है, क्योंकि वह इस परिवार में कुछ समय पहले ही आई है। गणेश की माँ यह बात अच्छी तरह जानती है कि हम चारों के बीच बहुत प्रेम है, भला कोई ऐसा क्यों करेगा। एक माँ बाप अपने बेटे के साथ बुरा नहीं करेंगे। गोपाल अपने बड़े भाई को बहुत चाहता था, वह ऐसा कर ही नहीं सकता। और अब बची रोशनी, लेकिन रोशनी ऐसा क्यों करेगी? अब सभी ने हैरानी से रोशनी की ओर देखा। रोशनी नजरें चुराने लगी। वह अपने हाथ मल रही थी और उसके हाव भाव देख करके सभी को उस पर शक होने लगा। तभी गणेश के पिताजी बोले, गुरुजी, लेकिन हम परिवार के लोग भला ऐसा क्यों करेंगे? गणेश की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? वो हमारा बेटा है और गोपाल अपने बड़े भाई को बहुत चाहता है। तभी गुरुजी कहते हैं, और बहू, क्या बहू भी गणेश को पसंद करती है? और यह सुनते ही रोशनी हैरानी से गुरुजी को देखती है। उसकी आंखों में गुस्सा भी था और साथ ही डर भी कि कहीं उसकी पोल ना खुल जाए। तभी गुरुजी कहते हैं, चिंतित मत हो, मेरे पास इसका भी हल है। आपके घर में चावल तो होंगे ही ना? गणेश की मां सिर हिलाती है। सत्यनारायण जी कहते हैं, जाइए 1 मुट्ठी चावल लेकर के आइए। गणेश की मां एक प्लेट में 1 मुट्ठी चावल ले आती है। उसके बाद सत्यनारायण जी उन चावलों पर कुछ पढ़ करके फूंक देते हैं। वह सभी के हाथ में चावल के थोड़े थोड़े दाने रखते हैं और कहते हैं कि इन चावलों को अपनी मुट्ठी में बंद कर लो और मेरे पीछे एक मंत्र पढ़ो। सभी लोग मुट्ठी बंद कर लेते हैं, लेकिन रोशनी मुट्ठी बंद नहीं करती। वह बार बार चावलों को देखती तो कभी सत्यनारायण जी को। सत्यनारायण जी कहते हैं, क्या हुआ बेटी, बंद करो, तुम मुझे घबराई हुई क्यों लग रही हो? रोशनी कहती है, नहीं नहीं तो। रोशनी मजबूरन मुट्ठी बंद कर लेती है और अब गुरुजी एक मंत्र पढ़ते हैं और घर वालों को भी वो मंत्र पढ़ने के लिए कहते हैं। सभी लोग वो मंत्र पढ़ते हैं, लेकिन रोशनी मंत्र पढ़ते हुए कतराने लगती है। वह मंत्र का उच्चारण गलत तरीके से करती है और तभी गुरुजी कहते हैं, रोशनी बेटा, मंत्र का उच्चारण सही तरीके से करो वरना तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकती हो। यह सुनते ही रोशनी और भी डर जाती है, इसलिए वह मंत्रों का उच्चारण सही तरीके से करती है और लगभग 7 बार यह मंत्र पढ़ने के बाद में गुरुजी सभी से मुट्ठी खोलने को कहते हैं। सभी लोग मुट्ठी खोलते हैं तो सभी के चावल सफेद थे, लेकिन रोशनी की मुट्ठी के चावल काले पड़ चुके थे और रोशनी यह देख कर के हैरान रह जाती है और अपने हाथ से चावल फेंक देती है। सभी लोग रोशनी को हैरानी से देखते हैं। सत्यनारायण जी कहते हैं, ये क्या ये जादू करने वाली तुम हो? रोशनी घबराई हुई नजरों से सब तरफ देखती है और हकलाते हुए कहती है, नहीं नहीं, मैंने कोई जादू नहीं किया। मैं भला क्यों जादू करूंगी? मैंने यह काला धागा नहीं रखा। भला मुझे क्या जरूरत पड़ी है जो मैं छत पर जाकर के जादू टोना करूं? अब रोशनी के मुंह से गलती से या जैसे ही ये सब निकलता है, सभी लोगों का शक यकीन में बदल जाता है। गुरुजी कहते हैं, क्या छत पर जादू?
लेकिन हमने तो यह कहा ही नहीं कि तुमने छत पर जाकर के जादू किया है। अब रोशनी के मुंह से ये सारे शब्द सुनकर घर वालों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और खास तौर पर गोपाल का दिल टूट जाता है। वह अपनी पत्नी रोशनी से पूछता है, रोशनी ये सब क्या है? गुरुजी झूठ तो नहीं कह रहे? रोशनी कहती है, झूठ बोल रहे हैं, ये पाखंडी बाबा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तब गुरुजी कहते हैं, पाखंडी मैं नहीं हूं, पाखंडी तुम हो। अब तुम चुपचाप बता दो कि आखिर गणेश के कमरे में जाकर के धागा रखने का मकसद क्या था। रोशनी बार बार मना कर रही थी कि यह सब उसने नहीं किया। तब गुरुजी कहते हैं, देखो अगर तुमने यह नहीं बताया तो यह मत भूलो कि तुम्हारे पीछे भी कोई लगा हुआ है, कोई प्रेत या कोई आत्मा। अगर तुम सब कुछ सही तरीके से बता दोगी तो शायद तुम्हें भी इससे छुटकारा मिल जाए, वरना यह सब कुछ शुरुआत है और अभी तुम इसे अंधकार की दुनिया को नहीं जानती बेटा, यह कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। अपने साथ हो रही उन घटनाओं को याद करके रोशनी घबरा जाती है और फिर वह रोते हुए सब कुछ बता देती है कि उसने ऐसा क्यों किया और कैसे किया, जिसे सुनकर घर वालों के कान सन रह जाते हैं। उन्हें रोशनी पर यकीन नहीं होता कि उसकी नज़र उसके जेठ पर गलत पड़ी हुई थी। गोपाल का दिल पूरी तरह से टूट जाता है। उसे यकीन नहीं आता कि उसकी पसंद इतनी बुरी भी हो सकती है, लेकिन अब क्या ही हो सकता था। किस्मत में जो लिखा होता है हमें वही मिलता है। गुरुजी कहते हैं, अच्छा अब मैं समझ गया कि तुम क्यों परेशान हो, तुम्हें कोई प्रेत क्यों परेशान कर रहा है। बेटा जिस तरह की क्रिया तुमने की है ना, इसी तरह की क्रिया के बाद तुम्हें पीछे पलट करके नहीं देखना था, लेकिन तुमने देख लिया। और इस तरह की चीजों को जो सबसे पहले देखता है वह चीज उसके पीछे ही लग जाती है। भले ही गणेश को दुर्गंध आ रही थी, मतलब गणेश को नकारात्मक शक्ति का एहसास हो रहा था, लेकिन वह नकारात्मक शक्ति गणेश का कुछ बिगाड़ नहीं पा रही थी, क्योंकि वो असल में तुम्हारे पीछे पड़ गई थी। और तभी गुस्से में रोशनी की सास कहती है, जो जैसा करता है वैसा भरता है। यह लड़की मेरे गणेश की जिंदगी खराब करने के चक्कर में थी और आज देखो खुद ही फंसी पड़ी है। तुझे अपनी बहू कहते हुए हमें शर्म आ रही है। रोशनी रोने लगती है। वह उम्मीद की नजरों से जब गोपाल की तरफ देखती है तो गोपाल भी नफरत से अपनी आंखें फेर लेता है। घर के सभी लोग रोशनी से बहुत नाराज होते हैं। सत्यनारायण जी कहते हैं, देखिए यह सब आपका पारिवारिक मामला है, अब आपको क्या करना है वह आप खुद जाने, लेकिन मैं यहाँ जिस काम के लिए आया हूँ यह काम करके ही जाऊंगा। मुझे इस प्रेत को कैद करना होगा जिस प्रेत को रोशनी यहाँ पर लेकर के आई है। तभी गोपाल की माँ गुस्से में कहती है, कोई जरूरत नहीं है, वह प्रेत रोशनी के पीछे है, इसी के पीछे पड़ा रहने दो। निकल जा हमारे घर से और उस प्रेत को भी ले जा। तू कहीं भी जाकर मर डायन, तूने मेरे दोनों बच्चों की जिंदगी खराब करने की सोची, तो सच में डायन है डायन। रोशनी फपक कर रो रही थी। तभी गणेश स्थिति को संभालते हुए कहता है, माँ आप गुस्सा मत कीजिए, रोशनी ने जो भी किया है गलत किया है, लेकिन हम उसके जैसे नहीं बन सकते। हमें इंसानियत दिखानी होगी। हम रोशनी से कोई रिश्ता नहीं रखेंगे, लेकिन हमें उसे प्रेत से रोशनी को छुड़ाना होगा। अब गणेश के कहने पर गुरुजी भी हामी भरते हैं और एक साधना की तैयारी करते हैं, जिसमें वह रोशनी को एक गोल घेरे के अंदर बैठा देते हैं और उसे लाल रंग के धागों से बांध देते हैं। रोशनी डरी सहमी उसे गोल घेरे के अंदर बैठी हुई थी। उसके बाद गुरुजी घर के सभी सदस्यों के हाथों में हल्दी दे देते हैं और रोशनी के चारों ओर खड़े होने के लिए कह देते हैं। गुरुजी कहते हैं, जैसे ही मैं कहूं वैसे ही तुम इसे सफेद रोशनी पर थोड़ी थोड़ी हल्दी छिड़कना शुरू कर देना। जब तक हल्दी का रंग सफेद धुएं में ना बदल जाए तब तक हल्दी डालते रहना। फिर सत्यनारायण जी अपनी साधना शुरू कर देते हैं। वो काफी देर तक अग्नि कुंड में अग्नि प्रज्वलित करते हैं और मंत्रों का उच्चारण करते हैं। लगभग 20 मिनट तक यह प्रक्रिया करने के बाद वह घर के सदस्यों को इशारा करते हैं कि वह हल्दी उड़ाना शुरू करे। सभी लोग थोड़ी थोड़ी हल्दी रोशनी के ऊपर डालने लगते हैं। रोशनी को ऐसा एहसास होने लगता है जैसे कोई उसे जगह जगह से मार रहा है। वह चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, अपने शरीर को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो लाल धागे से बंधी हुई थी और मंत्रों के उच्चारण से उसका शरीर भी एक जगह पर टिका हुआ था, इसलिए वह उठ नहीं सकती थी। लगभग 10-15 मिनट तक इसी तरह से हल्दी उड़ाते रहते हैं और जैसे ही हल्दी का रंग सफेद धुएं के रंग में बदलने लगता है सभी लोग रुक जाते हैं। सत्यनारायण जी अपनी थैली से गंगाजल का लोटा निकालते हैं और उसे गंगाजल को रोशनी के ऊपर छिड़कते हैं। रोशनी के मुंह से गरम गरम भाप निकलने लगती है और अग्नि में समाहित होने लगती है। जब तक पूरी तरह से वो भाप निकलकर अग्निकुंड में समाहित नहीं हो जाती है
तब तक गुरुजी रोशनी के ऊपर गंगाजल छिड़कते रहते हैं और जैसे ही गर्म भाप पूरी तरह से समाप्त हो जाती है, रोशनी बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। जब उसे होश आता है तो उसे सब कुछ सामान्य लगता है। आसपास होती दहशत का भी अनुभव नहीं होता, लेकिन अब उसके मन में एक दहशत और बैठ चुकी थी और वह थी परिवार से दूर जाने की दहशत। रोशनी के इस व्यवहार के कारण घर परिवार के सभी सदस्य रोशनी को अलग करने का फैसला कर लेते हैं। रोशनी को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन फिर भी उसे कोई अपनाता नहीं है। वह गोपाल के आगे हाथ जोड़ती है, गिड़गिड़ाती है, लेकिन गोपाल साफ साफ कह देता है कि तुम इस घर में मेरे प्रेम के कारण आई थी, लेकिन मेरे भाई पर गलत नजर डालकर तुमने प्रेम को खत्म कर दिया। असल में तुम प्रेम के काबिल ही नहीं हो। तुमने मेरे साथ धोखा किया है और एक धोखेबाज औरत के साथ कोई भी आदमी रहना नहीं चाहेगा। और यह जानने के बाद कि तुमने जादू टोना किया है तो बिल्कुल भी नहीं। तुम मेरे परिवार के बारे में भला नहीं सोच सकती, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। वो लोग रोशनी को उसके घर वापस भेज देते हैं और कुछ समय के बाद गोपाल और रोशनी का तलाक हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर रोशनी ने केवल गलत नीयत की वजह से अपना पूरा जीवन खराब कर लिया और उस काले जादू के तंत्र मंत्र में केवल उसकी एक गलती की वजह से उसकी लाइफ में भी कितनी बड़ी मुसीबत आ चुकी थी। वो तो समय रहते हुए गुरुजी ने उनको बचा लिया, वरना यह पूरा परिवार भयंकर तबाह हो सकता था। और अगर मान लो कि रोशनी यहाँ पर उस प्रेत को पीछे मुड़कर देखने की गलती ना भी करती, तो भी यहाँ पर एक चीज बहुत गलत हो जाती। एक छोटे भाई की पत्नी का अपने जेठ के ऊपर गलत नीयत डालना किसी भी घर को बर्बाद कर सकता है। रिश्तों को तो लोगों ने एक गुड्डे गुडियों का खेल बना दिया है। अरे रिश्तों की कोई अहमियत ही नहीं समझी जा रही। रिश्ते क्या होते हैं यह शब्द अब बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी वाला बनता जा रहा है। आजकल हम हर रोज देश में देख रहे हैं, और कल परसों में तो हमारे राजस्थान में ही मैंने कहीं पर सुना था कि एक मामा ने अपनी ही भांजी के साथ शादी कर ली। अब बताओ, अभी तो कलयुग की शुरुआत हुई है और अभी से इस प्रकार की घटनाएं हमें देखने को मिल रही है। तो आप सोचो, जब इस कलयुग का चरम आएगा तब इस युग की क्या दशा हो जाएगी। रिश्ते नाते केवल कहने भर की चीज हो जाएगी और इतने अवैध रिश्ते बनने लग जाएंगे जिसकी कोई हद नहीं होगी। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आज से 20 से 30 साल बाद एक बाप अपनी बेटी से नजरें कैसे मिलाएगा, एक भाई अपनी बहन को किस नजर से देखेगा, एक माँ बेटे का रिश्ता क्या होगा। यह आज हमारे लिए बहुत ही सोचने वाली बात है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ मैं तो कि आपको स्टोरी काफी अच्छी लगी होगी। और चलिए अब अपने कुछ साथियों को धन्यवाद करते हैं। कीर्ति एंड मधु फ्रॉम जालंधर पंजाब, मनोज कुमार अहमदाबाद से, शिवराज पासवान, ज्योति ककड़े नागपुर से, मधु सिंह, महक सलमानी, पूजा यादव, विशाल प्रजापति दिल्ली से, अन्नू नागर और धनश्री यादव, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको आने वाले दिनों में बहुत ही खतरनाक स्टोरी जानने को मिलने वाली है।